को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का स्वरूप, या फिर ये भी कह सकते हो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की प्रकृति के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है और इस आधार पर मुख्य रूप से दो विचारधाराएं सामने आई है। एक है लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन, जिसको आप वर्टिकल बोलते हो, वर्टिकल कंपैरिजन स्टडी, और अंबरातीय अध्ययन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन स्टडी। इसके अंदर क्या होता है कि एक देश को विभिन्न स्तर पे बांट दिया जाता है, ठीक है। एक राष्ट्रीय हो जाता है और प्रांतीय हो जाता है और स्थानीय हो जाता है, ठीक है। इन सब तीन स्तर पे क्या करा जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एक देश के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या किया जाता है कि एक देश की विभिन्न टाइम पीरियड में, यानी कि विभिन्न समय में राजनीतिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा था एक देश की, उस हिसाब से क्या करा जाता है, तुलनात्मक अध्ययन करके सामान्य नियम निकाले जाते हैं और एक भविष्य के लिए अच्छे नियमों की सूची तैयार की जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइम पीरियड में, और इसमें एक देश को विभिन्न स्तर पे बांट दिया जाता है और यहाँ टाइम बेस पे बांटा जाता है। ये सब हमने सेकंड क्लास की वीडियो में पढ़ा था, जो एक सिंपल तरीका था इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए। चलिए इसको एक बार पूरा बुक के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है वर्टिकल कंपैरिजन स्टडी, ठीक है। वर्टिकल कंपैरिजन स्टडी, कुछ विद्वानों का विचार है कि तुलनात्मक शासन तथा राजनीति एक लंबात्मक तुलना अध्ययन है। इसका अर्थ ये है कि इसके अंतर्गत शासन तथा राजनीति जो एक लंबात्मक तुलना अध्ययन है, एक ही देश की शासन व्यवस्था में विभिन्न, ठीक है भाई, एक ही देश की शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ओनली विभिन्न स्तरों पर एक देश की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही राष्ट्र में विभिन्न स्तर पर शासन का संगठन होता है, ठीक है ना। एक ही राष्ट्र में विभिन्न स्तर पर शासन का संगठन होता है। राष्ट्रीय संस्थाएं अपना कार्य करती हैं, राष्ट्रीय गतिविधियां चलती हैं, जैसे कि राज्य सरकार तथा प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार को बोला जाता है राज्य सरकार, और इनका परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। परस्पर का मतलब होता है, परस्पर का मतलब होता है आपस में, ठीक है, जैसा ऊपर बताया था। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ आ रहा होगा। तुलनात्मक राजनीति का एक ही देश में विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। एक ही देश की सरकार की दूसरे देश की सरकार से तुलनात्मक अध्ययन नहीं की जाती, इस बात को ध्यान रख। तरह से डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। एक ही देश की सरकार की दूसरी देश की सरकार से तुलना नहीं की जाती, समझ रहे हो। लेकिन कुछ विचारक इसका भी समर्थन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परंतु तुलनात्मक राजनीति के इस स्वरूप की काफ़ी आलोचना हुई है, क्योंकि लगभग सभी देशों में शासन के विभिन्न स्तरों पर प्राय का मतलब होता है आमतौर पर एक सी व्यवस्था मिलती है, क्योंकि उनमें, यानी कि मिलती है, और उनमें तुलना करना क्या होता है, संभव तथा व्यवहारिक और लाभप्रद नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, लगभग सभी देशों में शासन के विभिन्न स्तरों पर आमतौर पर एक सी व्यवस्था मिलती है, और उनमें तुलना करना क्या है, संभव तथा व्यवहारिक और लाभप्रद नहीं हो सकता। यानी कि जब एक जैसी व्यवस्था सब में मिलेंगी तो तुलना कहाँ से की जाएगी। तुलनात्मक राजनीति
के लंबात्मक अध्ययन दृष्टिकोण निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं कि किस किस आधार पर आलोचना की गई है। ओके, देखो सिंपल सा, अगर तुम्हें पता है तीनों पॉइंट में एक बातें कही जाएगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो हम अभी पढ़ेंगे, तीनों स्तर पे एक बात कही गई है। जैसे ऊपर लिखा था हमने, राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखो जो भी नियम कानून वगैरह बनाए जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे, उनका स्तर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बड़े बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। और जो राज्य स्तर पे जो नियम वगैरह बनाए जाएंगे, वो उनके जो नियम, वो क्या, उनकी शक्ति जो स्ट्रॉन्ग है वो कम होगी कंपैरिजन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि राष्ट्रीय सरकार के थ्रू, नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। समझ पा रहे होगे मेरी बात को। जैसे कि शक्ति की बात करें, कि शक्ति की जो ज़रूरत है वो स्थानीय सरकार को भी है, ठीक है ना, और राज्य सरकार को भी है और राष्ट्रीय सरकार को भी है। लेकिन राज्य सरकार के पास जो सेना होगी वो बहुत बड़ी होगी राज्य या स्थानीय सरकार के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से एक अच्छा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए आलोचक इसका क्या करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं वर्टिकल कंपैरिजन स्टडी का। चलो हम पढ़ भी लेते हैं। प्रशासन संचालन संबंधी समानता, इक्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही देश में वहाँ चाहे एकात्मक शासन हो या संघात्मक शासन हो। संघात्मक का मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ काम करती है, जैसे लाइक इंडिया, ठीक है। सभी स्तरों की शासन व्यवस्था लगभग समान होती है। सभी स्तर के सरकारों की कानून निर्माण की प्रक्रिया, प्रशासन संचालन, सरकार का रूप, सरकार के अंगों का संगठन आदि बातें लगभग समान होती है, सिवाय इसके कि राष्ट्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र बड़ा है और अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए यदि उनमें तुलना की जाती है तो कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलने की संभावना नहीं रहती है। मतलब कि एक रीज़न बेस एनालाइज नहीं हो पाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा एक रीज़न बेस। इसलिए ऐसी स्थिति में लंबात्मक तुलना का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है और एरिया की हर जगह यही रीज़न दिया जाएगा ऑलमोस्ट। और आगे देख लो, आर्थिक साधनों की समानता, इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एक ही देश में विभिन्न स्तरों की सरकारों के आर्थिक साधन लगभग समान होते हैं, संसाधन, और आर्थिक साधनों का राष्ट्रीय संगठन तथा प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय सरकारों के आर्थिक साधन अधिक व्यापक होते हैं। व्यापक का मतलब है बड़े स्तर पर होते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। और एकात्मक शासन प्रणाली में प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के आर्थिक साधन राष्ट्रीय सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे एकात्मक शासन है, एक ही है, एक ही गवर्नमेंट है। हमारे देश में तो दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव संसाधनों पे ज़्यादा रहता है कंपैरिजन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ पे राष्ट्रीय सरकार होगी, सिंगल गवर्नमेंट होगी, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ओके। दो सरकारों के आर्थिक साधन राष्ट्रीय सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। दो सरकारों के आर्थिक संसाधनों या आर्थिक साधनों में आधारभूत समानता न होने के कारण उनकी तुलना करना अर्थपूर्ण लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि एक स्तर में वो संसाधनों पर कंट्रोल किसी का बहुत ज़्यादा है और किसी का बहुत कम है, जिसके कारण कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी सामान्य नियम या सामान्य स्थितियाँ नहीं फाइंड की जा सकती हैं, जिसकी वजह से लोग इसका भी समर्थन नहीं करते इस स्थिति में। अब आता है शक्ति की समानता, इक्वालिटी ऑफ पावर, ठीक है। एक ही राष्ट्र में केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार की शक्तियाँ समान नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें, आपातकाल की स्थिति आती है जब इमरजेंसी की, तो इसमें क्या होता है, सारे कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या बड़े बड़े प्रभावी क्षेत्र हैं, उन सब पे कंट्रोल किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। समझ रहे हो? तो वही है, यहाँ पे शक्ति का भी समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है, ठीक है भाई।
और और उसे कार्य भी अधिक महत्वपूर्ण करने पड़ते हैं। समस्त राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा अखंडता की रक्षा करना, लोगों को बाहरी आक्रमण यानी आउटसाइडर अटैक से बचाना, राष्ट्रीय व्यापी कल्याण योजना लागू करना आदि महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र सरकार के होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास अधिक शक्ति होती है और अधिक राष्ट्रीय सत्ता भी होती है। ऐसी शक्ति प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के पास नहीं होती है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो परिणाम अर्थपूर्ण नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई समानता नहीं निकल पाएगी ज़्यादा। पहली फेज में दिख जाएगा कि एक के पास ज़्यादा कंट्रोल है, दूसरे के पास नहीं है, तो कोई सामान्य नियम नहीं निकाल पाएंगे, तो एक ही का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। उपयुक्त कारणों से तुलनात्मक राजनीति के लंबात्मक तुलना अध्ययन की आलोचना हुई है और यह तुलनात्मक राजनीति के सही स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालता। आज इस दृष्टिकोण को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, आज के समय में, क्योंकि लोग रीज़न देते हैं क्योंकि राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, उनके दायित्व भी ज़्यादा होते हैं, वो उत्तरदायित्व भी ज़्यादा होते हैं, तो उनकी पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, इस कारण। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट है ना वर्टिकल में, आप ये समझ सकते हो, कहने का मतलब ये है, देखो उस टाइम के राजनीतिक विचारक जो थे इसका समर्थन नहीं करते थे, लेकिन आज वर्तमान में आप देख सकते हो कि जो राज्य सरकार होते हैं उनका दायित्व जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ज़्यादा लोगों का मानना ये होता है कि जो बड़े कार्य होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर सकती है, जितना राष्ट्रीय सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक तरीके से कर सकती है। विदेशी संबंध, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो हो गया, सेना हो गया, तो लोग मतलब कि ज़्यादा देश को ये लगता है कि जो देश की बड़ी सरकारें हैं वो ऐसे मुद्दों को ज़्यादा संभाले, ना कि राज्य सरकार संभाले, ठीक है। इसलिए अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक ही देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन विभिन्न कालों में किया जाता है, कहने का मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन स्टडी के अंदर एक ही देश की राजनीतिक व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है विभिन्न कालों का, प्राचीन में कैसी थी, मध्य में कैसी थी, आधुनिक में कैसी, इन सब का अध्ययन करके सामान्य नियम निकाल के भविष्य के लिए एक अच्छे नियम पॉलिसी बनाना, जिसका समर्थन ज़्यादातर विचारक करते हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं। आधुनिक विचारक तुलनात्मक शासन व राजनीति की लंबात्मक तुलना के स्वरूप से सहमत नहीं हैं और उन्होंने इस अम्बारतीय तुलना अध्ययन बताया है। इसका अर्थ है इसमें केवल राष्ट्रीय सरकारों तथा राजनीति की तुलना होनी है। अंत तुलनात्मक शासन व राजनीति राष्ट्रीय सरकारों तथा राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन है। आपको यहाँ तक समझ नहीं आया और क्या है, चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, वो तो उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लंबात्मक के बारे में बता रहे थे, ऊपर तक आपका चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन स्टडी के अंदर एक राज्य सरकार की अपने ही राष्ट्र की किसी पुराने समय की राज्य सरकार से तुलना हो सकती है तथा वर्तमान समय या एक ही समय की विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना की जाती है, ठीक है ना। विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों में शासन, संगठन, संचालन शक्ति, आर्थिक संसाधन आदि के आधार पर आपस में काफ़ी समानताएं असमानताएं होती हैं। राष्ट्रीय सरकारों में ऐसे में सामान्यीकरण संभव होते हैं। सामान्यीकरण इसका मतलब होता है, आप समझ जाओ एक तरह से, सामान्य कथन या जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी कुछ ऐसी समानताएं, ओके, जिनके आधार पर शासन, संचालन तथा राष्ट्रीय व्यवहार को समझा जा सकता है, उनकी तुलना तथा विश्लेषण किया जा सकता है और अर्थपूर्ण निर्णय निकाला जा सकता है। जिसके इन्होंने स्तर बताए हैं, 2 स्तर बताए हैं। पहला है एक ही देश की विभिन्न समय की राष्ट्रीय सरकारों में आपस में तुलना करना, ठीक है, एक तो ये है। वर्तमान संसार में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना करना,
यानी एक ही देश की विभिन्न समय पर राष्ट्रीय सरकारों की तुलना करना है, तो ये रीज़न एक ये भी है। और दूसरा है कि वर्तमान समय में जो प्रचलित गवर्नमेंट्स हैं उन सरकारों के बीच में आपस में कंपैरिजन करना, जैसे इंडिया में भी लोकतंत्र है और अमेरिका में भी लोकतंत्र है, तो इन सबका कंपैरिजन करना, तुलना करना, ठीक है। या फिर हमारे देश में अलग है, दूसरे देश में अलग गवर्नमेंट है, लेकिन समानता, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब तो है राइट, एक जैसी व्यवस्था, इन सबका अध्ययन करना। चलो आगे देखते हैं। देश की अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। देश की अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। चलो, किसी भी देश की वर्तमान शासन व्यवस्था भूतकाल में घटित घटनाओं तथा प्रयत्नों का परिणाम होती है, ठीक है ना। इन्हीं के तो आधार पे क्या करा जाता है, प्रेजेंट बनता है कि भूतकाल में यानी कि पास्ट ईयर्स में क्या क्या घटनाएं घटी, उनका रिजल्ट क्या है, वर्तमान बनता है। चलो, उसे उसके अतीत से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी देश को, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को उसके इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता, ये बात तो सच्ची है। इसलिए वर्तमान सरकार उसकी संस्थाओं के संचालन तथा राष्ट्रीय गतिविधियों का सही विश्लेषण अतीत के संदर्भ को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है ना, कि वो इतिहास में क्या क्या गलतियाँ हो गई थी, तो उनके आधार पर एक अच्छी राजनीतिक पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं, बल्कि एक ऐसी नियम पॉलिसी जो हमेशा चलती रही है और हमेशा स्थायी बनी रही है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, मतलब जो चीज़ें आज भी हैं, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें। भारत के वर्तमान संविधान पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की शासन व्यवस्था की गहरी छाप है ना। भारत में के वर्तमान संविधान पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की शासन व्यवस्था की गहरी छाप है। हमारे देश में कानून व्यवस्था भी तो ब्रिटेन का ही है। इंग्लैंड का संविधान तो क्रमिक विकास का ही परिणाम है, परंतु एक ही देश की विभिन्न कालों की राष्ट्रीय सरकारों तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में 100% समानता नहीं मिल सकती है। क्योंकि देखो, ब्रिटेन का जो संविधान है, यहाँ पे जो कानून व्यवस्था, वही हमने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट किया था जब संविधान पास आउट हुआ था, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है पूरी तरीके से। यानी कि कहने का मतलब ये है, ब्रिटेन का जो संविधान है, कम शब्दों में बोला जाए कि वो लिखित नहीं है, सीधी बात। लेकिन ऐसा भी है कि ब्रिटेन का संविधान जो है कई डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, यानी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में तो है, लेकिन उन सबको एक मर्ज करके सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्टेब्लिश नहीं कर रखा है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, अलिखित है, समझ रहे हो। लेकिन भारतीय संविधान क्या है, लिखित है और एक सिंगल डॉक्यूमेंट में है, समझ रहे हो। ये है कहने का मतलब। इनमें थोड़ी बहुत असमानता अवश्य मिलेगी, कहने का मतलब ये है, भले हमने ब्रिटेन के लॉ को क्या कर रखा है, अपने इंडियन भारतीय कानून व्यवस्था में शामिल किया था, लेकिन समय के अनुसार हमने भी बहुत सारे क्या करे हैं, बदलाव करे हैं। वो बदलाव हो सकता है कि ब्रिटेन के कानून व्यवस्था से मेल ना खाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भारतीय तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा, मतलब कि कुछ समानताएं निकलेंगी और कुछ समानताएं नहीं निकलेंगी, बस। आगे देखते हैं। विश्व में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि देशों में भी है, समझ रहे हो। ये सारी व्यवस्था वहाँ भी है और यहाँ भी है। संघात्मक सरकार अमेरिका में भी है, भारत, स्विट्ज़रलैंड यहाँ भी है, यहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट है। परंतु दो देशों की राष्ट्रीय सरकारें कभी भी 100% एक दूसरे से पूर्णतः समान नहीं हो सकती, यानी 100% एक जैसी नहीं हो सकती। विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन को भी भारतीय तुलना कहा जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कहा जाता है। अधिक विचारकों ने तुलनात्मक शासन तथा राजनीतिक को राष्ट्रीय सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं को तुलनात्मक अध्ययन बताया, और इसके हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक कहने का मतलब है भारतीय तुलना स्वरूप के संबंध में यही धारणा सर्वमान्य है, और इसी का अनुसरण करके राजनीतिक शास्त्र के बहुत से सिद्धांत निष्कर्ष के रूप में निकाले गए हैं। कहने का मतलब ये है, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन करके, सिमिलैरिटी निकाल के बहुत सारे राजनीतिक शास्त्रों ने कई सारे सिद्धांत क्या करें, स्थापित करे हैं। तो तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था इस पक्ष का भी समर्थन करती है। बहुत सारे विचारक ऐसा मानते हैं कि
एक ही देश में विभिन्न स्तर पर सरकार का तो अध्ययन किया जाता है, उसका तो ज़्यादा लोग समर्थन नहीं करते, लेकिन कुछ अब भी करते हैं, ठीक है ना। और एक है एक ही देश का विभिन्न काल का राजनीतिक अध्ययन करना, एक ही देश का, ठीक है। और इसी में एक और पॉइंट और आ जाता है कि विभिन्न देशों का, यानी कि विश्व में प्रचलित सरकारों का राजनीतिक अध्ययन करना, उसके आधार पर भी राजनीति शास्त्र ने एक अच्छे नियम सिद्धांत क्या है स्थापित करे हैं। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल होता है। ओके, किसी को कोई डाउट आए तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है ना भाई। और ये वीडियोस वगैरह जो भी रिकॉर्ड हो रही है विदाउट माइक के हो रही है, अगर कोई वॉइस दिक्कत आए तो बता देना भाई। चलो, तुलनात्मक शासन तथा राजनीति के स्वरूप से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत वर्तमान विश्व के राष्ट्रीय सरकारों, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो होता ही है, इसके साथ ही इसमें एक ही देश की विभिन्न कालों के राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन तथा एक ही देश की विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन, एक ही देश की विभिन्न स्तरों के संगठित सरकार तुलनात्मक अध्ययन भी होता है। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है, एक ही देश के ऐतिहासिक कालखंडों का राजनीतिक अध्ययन भी किया जाता है और विश्व में स्थापित प्रचलित राजनीतिक सरकारों का भी एक दूसरे देश के साथ भी कंपैरिजन, यानी राजनीतिक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब तो करें ज़रूर, ठीक है। तो वीडियोस रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय लगता है भाई, इसलिए। ओके।